बायोलॉजिकल चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आज लेक्चर फर्स्ट पे हम बातें करेंगे। लेक्चर फर्स्ट है, तो आइए देखते हैं लेक्चर फर्स्ट। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम सबसे पहले बातें करेंगे मैटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैटर। मैटर क्या है? तो अगर आप ध्यान दें तो जो भी सब्सटेंस आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी मैटर है। तो क्या कंडीशन हो सकता है मैटर के लिए, आइए हम जानते हैं। मैटर के लिए जो कंडीशन है वो पहला कंडीशन है कि मैटर के पास मास होना चाहिए, मतलब मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना हो मास पार्टिकल होना चाहिए, मासलेस पार्टिकल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरे कंडीशन के बारे में अगर मैटर की बात करें तो ऑक्युपाई स्पेस। ऑक्युपाई स्पेस। तो हम क्या जान सकते हैं, क्या सीख सकते हैं मैटर के बारे में? मैटर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसके पास मास हो और ऑक्युपाई स्पेस करे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी मासलेस पार्टिकल हुआ तो मैटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। टाइप्स ऑफ मैटर। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, जो आसपास हमारे मैटर दिखते हैं, जैसे क्या दिख सकता है? आप एयर दिखता है, एयर दिख सकता है, और क्या दिख सकता है? इस समय आप सैनिटाइजर यूज कर रहे होंगे तो सैनिटाइजर देख सकते हैं, और आप मार्कर देख सकते हैं, आपके सामने है तो मार्कर दिख सकता है। तो इसी तरीके से हम तीनों मैटर को, तीनों सब्सटेंस को ऑब्जर्व करें तो आप क्या पा रहे हैं कि जो मैटर मिला एक सॉलिड स्टेट में मिला जस्ट लाइक मार्कर, दूसरा मैटर मिला लिक्विड स्टेट में जो कि आपका सैनिटाइजर है, और तीसरा मैटर मिला आपका गैसियस स्टेट में जो कि आपका एयर है। तो हम क्या कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैटर? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस इन तीनों के बारे में जान ले ताकि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये डिफाइन कर पाए। तो आइए हम सीखते हैं सॉलिड के बारे में। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लैरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लैरिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो पहला अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहला प्रॉपर्टी ले लेते हैं शेप। क्या ले लेते हैं? शेप। तो अगर आप सॉलिड को देखते हैं, जैसे एक मार्कर देखते हैं, इसका शेप क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स। तो हम इसको क्या कर सकते हैं और अच्छे लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? डेफिनिट शेप। क्या कर सकते हैं? डेफिनिट शेप। तो हम यहाँ पे डेफिनिट शेप लिखें या सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड शेप। ठीक है। लिक्विड के बारे में क्या है? अगर लिक्विड आप कहीं भी लेते हैं, ग्लास, एक ग्लास लिक्विड लेते हैं, अगर उसे सरफेस पे गिरा देते हैं तो वो अपना शेप क्या कर लेता है? बदल लेता है। जब तक वो ग्लास में रहता है ग्लास का शेप लेता है, और जैसे ही हम उसे सरफेस पे गिराते हैं वो सरफेस का शेप ले लेता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं लिक्विड का शेप क्या होता है? इंडेफिनिट या नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड। अब गैस के बारे में क्या है? गैस का कोई शेप नहीं है। गैस का कोई शेप नहीं है। अगर आप बैलून में गैस लेते हैं, बैलून में से गैस को बाहर निकालते हैं तो कहां चला जाता है? एयर में चला जाता है। तो पूरा एटमॉस्फेयर में एयर गैस क्या कर जाता है? फैल जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉट फिक्स्ड। मतलब आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि शेप केवल सॉलिड का फिक्स होता है और लिक्विड और गैस का नॉट फिक्स होता है। दूसरा हम अगर बात करें, दूसरा प्रॉपर्टी हम बात करें तो हम ले सकते हैं वॉल्यूम। क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसी तरीके से लिक्विड का क्या वॉल्यूम होता है? अगर 1 लीटर आप लिक्विड लिए हैं उसे कि कहीं भी रख दीजिए, आप बाल्टी में लिक्विड को डाल दीजिए, वो 1 लीटर ही लिक्विड रहेगा। आप 1 लीटर सैनिटाइजर लिए हैं, आप उस सैनिटाइजर को कहीं भी रख दीजिए वो 1 लीटर ही रहने वाला है।
उसका आकार बदल सकता है, शेप बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम गैसीय सब्सटेंस की बात करें तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अगर एक बैलून में गैस रखे हैं, उसी बैलून में से गैस को जब बाहर निकालते हैं तो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम लेता है, और जब तक वो बैलून में है बैलून का क्या लेता है, वॉल्यूम लेता है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉट फिक्स्ड। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस का शेप और वॉल्यूम के बेसिस पे हम डिफिनेशन बना सकते हैं। आप चाहे तो एक शेप पे बनाए, वॉल्यूम पे बनाए, या दोनों को कंबाइन करके बनाए, दोनों क्लैरिफाइड इमेज दे रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम और बातें कर ले तो क्या बात कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको मैं अगर इमेज देना चाहूं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं वो मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ इट्स constituent particles। अब ये constituent particles क्या हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। ये constituent particles आपका कुछ भी हो सकता है, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स लिख लीजिए, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, और कई सारी चीज भी हो सकते हैं। तो कोई भी मैटर मेड अप होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जब ये पार्टिकल मान लीजिए मैटर के पार्टिकल है, अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में दोनों के न्यूक्लियाई के बीच से जो डिस्टेंस होता है, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच से या दो पार्टिकल के न्यूक्लियाई के बीच से जो डिस्टेंस होता है, हम उसे क्या कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आईडी से दिखा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइए हम देखते हैं। तो आप क्या पाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ये पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करे, ये इसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करे, अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये पार्टिकल बहुत क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही ये क्लोज हो जाएंगे हो सकता है ये अपना सॉलिड जैसा बिहेवियर शो करने लगे। तो हम क्या सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में वेरी हाई होता है। क्या लिख सकते हैं, वेरी हाई लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, लेस लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, गैसीय सब्सटेंस के लेस लिख सकते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में क्या लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में, तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस होगा। और यहाँ पे गैसीय सब्सटेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब हम आएंगे सॉलिड लिक्विड गैसियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके मोशन के बारे में। किसके बारे में, मोशंस के बारे में। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर मोशन, इंटर मॉलिक्यूलर मोशन। आइए फिर से लिख देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर मोशन। इंटर मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये चीज। तो इंटर मॉलिक्यूलर मोशन अगर हम सॉलिड के केस में करें, लिक्विड के केस में करें, गैस के केस में करें तो देखते हैं क्या होता है। यहां वाइब्रेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल। यहां पे लिक्विड के केस में कैसा मोशन होता है, कंट्रोल्ड मोशन। क्या कह सकते हैं, कंट्रोल्ड मोशन। मतलब लिक्विड जो सब्सटेंस को आप फ्लो कराएंगे तो कंट्रोल, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक कंट्रोल वे में फ्लो करेंगे। अब गैसियस का क्या होता है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। तो इसी तरीके से कई सारे प्रॉपर्टी है जिन पे हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे न के बराबर होता है सॉलिड के केस में, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है, गैसीय सब्सटेंस में बहुत ज्यादा होता है।
तो इस तरीके से कई सारे हैं, लेकिन इतना बेसिक है, इतना हमें जानना था। अब हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इनके बारे में हमने जान लिया है। अब हम आते हैं सॉलिड के बारे में। तो आइए सॉलिड के बारे में हम जानते हैं। एक्चुअली सॉलिड जो स्टेट चैप्टर है उस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसा आप जान रहे हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत पास है। आपने सॉलिड के डिफिनेशंस को देख लिया है अच्छे से। और पीछे अभी आपने क्या पढ़ा? आपने मैटर के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 3 टाइप्स मैटर पढ़ा आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सॉलिड के बारे में बातें करेंगे। तो आइए पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में सॉलिड 3 टाइप्स के 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो हम उसमें से जान लेते हैं। नंबर 3 कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अगर हम नंबर 2 के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर नंबर 3 के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बारे में पढ़ेंगे, देन इनके बारे में पढ़ेंगे, देन इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और कंडक्टर होता है। तो ऐसे सॉलिड जो इंसुलेटर हो, ऐसे सॉलिड जो कंडक्टर हो और ऐसे सॉलिड जो आपके क्या हो, सेमीकंडक्टर हो। इसी तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड होते हैं, डायामैग्नेटिक सॉलिड होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड होते हैं। इस तरीके से कई टाइप्स के सॉलिड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड को पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पे हम सॉलिड्स को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो 2 टाइप्स के सॉलिड होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। हम इनके बारे में एक एक करके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिन पे हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्या बेसिस है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो ये भी 1 है, तो ये 2 है, ये 1 है। तो अगला पार्टिकल क्या होने वाला है? अगला पार्टिकल 2 होगा। मतलब अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा एक पैटर्न में रहेगा। हम कह सकते हैं रेगुलर पैटर्न, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसे हम कह सकते हैं रेगुलर पैटर्न। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ क्या आने वाला है, तो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ क्या आने वाला है 1 और यहाँ क्या आने वाला है 2। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न इसको हम कह सकते हैं रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड को बात करें तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एमॉर्फस के, तो कैसा होने वाला है देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 है, 2 2 1 1 2 2
2 1 2। अगर मैं यहाँ पे 1 2 1 2 2 1, अगर यहाँ पे एटम पार्टिकल्स मैं पूछने का प्रयास करूं क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे पूछने का प्रयास करूं कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल होगा, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एमार्फस सॉलिड होता है, इसके बाद हम प्रिडिक्ट करने के लिए कहते हैं तो आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में जाइए प्रिडिक्ट कर लेंगे, आप इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो प्रिडिक्ट कर लेंगे, मतलब एक रेगुलर पैटर्न पा रहा है, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा ये नहीं पता, हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, तो हम क्या कर सकते हैं एक लाइन में इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न। अब मैं बात करता हूं सेकेंड बातें। अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका जो पैटर्न है 1 2 1 2 1 2, ये एक लंबे रेंज तक दिखता है। 1 2 1 2 का जो सीक्वेंस है वो एक लंबे रेंज तक दिखता है, तो आप कह सकते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अगर हम एमार्फस सॉलिड के बारे में बात करें तो देखिए, अगर यहाँ 1 2 1 2 2 1 यहां तक तो एक पैटर्न दिखा, यहां तक एक पैटर्न दिखा, लेकिन फिर यहाँ पैटर्न बिगड़ गया, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तीसरी प्रॉपर्टी में तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे NaCl ले सकते हैं, सारे क्रिस्टल हो सकते हैं, सारे साल क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। NaCl हो सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, आप आयरन ले सकते हैं, आप ZnS ले सकते हैं, ये सभी क्या हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। अब इसी तरीके से हम एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल लें, तो एमार्फस सॉलिड का एग्जांपल भी आप क्या ले सकते हैं, देखिएगा आप कोल ले लीजिए, क्या कोयला ले सकते हैं, आप चारकोल ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड में हम और क्या ले सकते हैं, रेजिन। आपने देखा है गम लाइक सब्सटेंस होता है रेजिन, पेड़ों में निकलता है, तो वो रेजिन हम ले सकते हैं, रेजिन ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं पॉलीमर टाइप सब्सटेंस, जैसे रबर, रबर ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है एमार्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। अब मैं आगे की प्रॉपर्टी में बात करूं तो आगे हम बात कर सकते हैं इसके कन्वर्जन की, कैसे हम क्रिस्टलाइन और सॉलिड को कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएंगे, कैसे एमार्फस सॉलिड बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो अगर कोई लिक्विड है उसको स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। लेकिन अगर कोई लिक्विड को फास्ट कूलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा एमार्फस सॉलिड बन जाएगा, एमार्फस सॉलिड बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम और प्रॉपर्टी पे बातें करेंगे। तो और हम लिख लेते हैं एमार्फस, सॉरी क्रिस्टलाइन, इस तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन और इधर लिख लेते हैं एमार्फस, एमार्फस। ठीक है, हो सकता है आप लोग को विजिबल ना हो तो सॉरी मैं इधर ही लिख देता हूं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलाइन और एमार्फस। तो अब हम इनके मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे, हम मेल्टिंग पॉइंट पे बातें करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रा करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो क्या आने वाला है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सॉलिड लिक्विड की तरफ टेंड करेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ कर्व होगा। यहाँ अभी सॉलिड है, फिर ये सॉलिड प्लस लिक्विड आ जाएगा, प्लस ऐसे ये कर्व है। यहाँ क्या है
लिक्विड है। आपने क्या पाया, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिड का क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। तो हमने क्या देख रहा है कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, जब तक कि सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाते उसका मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो नहीं बदलेगा। जैसे ही सारे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर गेन करेगा। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें, अगर हम इसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करें, टाइम ग्राफ ड्रा करें तो ऐसे ग्राफ जाएगा। हम देख रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे ये मेल्ट करने का प्रयास किया, इस टाइम पे मेल्ट करने का प्रयास किया, तो यहाँ से ये सॉफ्ट होगा और कुछ रेंज में जाएगा। तो यहाँ एक रेंज में है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं कि यहाँ से मेल्ट कर रहा है, यहाँ से मेल्ट करना चालू किया यहाँ तक जाके मेल्ट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक डेफिनिट होता है, फिक्स टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब सॉफ्टेन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन पे, हीट ऑफ फ्यूजन पे आइए देखते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। हम बात करते हैं पहले फ्यूजन होता क्या है। तो किसी भी सॉलिड को, सॉलिड सब्सटेंस को कि जितना एंथैल्पी लगता है लिक्विड कन्वर्ट करने में, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी लगता है उसे हीट ऑफ फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कर सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स होता है, एक क्या होता है, डेफिनिट होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनिट नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, डेफिनिट होता है, डेफिनिट, और यहाँ क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। और लास्ट और एक आखिरी प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो वो है एनआइसोट्रॉपी, 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 आइसोट्रॉपी। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। अगर मैं बात करता हूं ये एक कोई घना जंगल है या मान लीजिए समुद्र है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ये एक अरेंजमेंट है, किसी सॉलिड का अरेंजमेंट है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, तो आप क्या देख रहे हैं, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में जाइए, नंबर ऑफ एटम क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी है, सेम है। जब नंबर ऑफ एटम सेम मिलने की प्रोबेबिलिटी है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। और जब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेंगे तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, आइसोट्रॉपी। अगर डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी पे प्रभाव नहीं पड़ता तो हम क्या कर सकते हैं, आइसोट्रॉपी। सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कंसीडर नहीं कर सकते, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे, जैसे उसमें कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हम ले सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से क्लियर मतलब आप उसका एवरेज वैल्यू लिया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जाएंगे जितना नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, इधर जितना जाएंगे नंबर ऑफ एटम मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन कोई इस तरह का स्पेसिफिक अरेंजमेंट का सॉलिड हम देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक इस डायरेक्शन से खड़े होकर देखिए तो इस डायरेक्शन में कोई भी एटम नहीं मिला, और इस डायरेक्शन से एक एटम मिला, इस डायरेक्शन से दो एटम मिला। तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ एटम मिलने की भी प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो जब नंबर ऑफ एटम मिलने की प्रोबेबिलिटी बदलेगा तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। मतलब हम कह सकते हैं इस तरह का सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो कि डायरेक्शन बदलने से नंबर ऑफ एटम बदल देता हो, जिसके कारण उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, तो ऐसे सॉलिड को हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट जो रखेगा तो वो कैसा सॉलिड कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है
एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, और एमॉर्फस सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ध्यान रखिएगा, आइसोट्रॉपिक मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होगा ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, जबकि एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी में मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बदल जाते हैं। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक आपने एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लैरिफाई करने का प्रयास किया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अब हमें एमॉर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड को एक नाम देते हैं शेपलेस, शेपलेस। ये ग्रीक वर्ड से एमॉर्फस ही होता है, शेपलेस। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक और नाम देते हैं क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में मैंने मैटर देखा, मैटर के टाइप्स देखा, उन टाइप्स के फिजिकल कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने उन्हें क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं या सॉलिड कितने टाइप्स के क्लैरिफाई किए गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ा। फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट से सॉलिड के 2 टाइप्स पढ़े, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हमने कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स पे डिफाइन करने का प्रयास किया, जैसे कि आपने देखा पैटर्न का आया था, ऑर्डर का आया था, मेल्टिंग पॉइंट का आया था। ये सब पैटर्न है जिसपे हम इन्हें डिफाइन करने का प्रयास किए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड को और डीप में जानने का प्रयास करेंगे।